एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पीईटी एग्जाम की बेस्ट तैयारी चल रही है। यहाँ पर आपको मॉडल पेपर भी दिए जाते हैं। आपके जनरल साइंस हो या आपका कोई भी आपका सब्जेक्ट है, सबके मास्टर वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप मास्टर वीडियो के माध्यम से भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। बताइएगा कि कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर 1 का जो ऑप्शन है राइट आंसर हो जाए आपका, ये नंबर है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीन वेदों को कहा जाता है क्या, इन्हें त्रयी या त्रयी मतलब वेद त्रयी कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर है राइट हो जाएगा। इनमें से क्वेश्चन ये पूछ लेता है सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आप कहेंगे इनमें से सबसे पुराना वेद है आपका कौन सा, प्राचीन वेद है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया। चलिए बताइएगा कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा भाई, कोई नहीं। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आपके इनमें से कोई नहीं, इन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर देखा जाए इनके लिए किसी को नामित नहीं किया था। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका डी वाला इसका नाम हो जाएगा, मतलब डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। चलिए बताइएगा, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे इनमें से कौन थे। चलिए भाई, यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर 3 नंबर में, तो 3 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा स्थूलभद्र। कौन थे भाई, स्थूलभद्र, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर है राइट हो जाएगा। देखो जो आपका जैन धर्म था वो प्रमुख 2 भागों में टूट गया था, दिगंबर और आपके श्वेतांबर में। तो श्वेतांबर में सफेद वस्त्र धारण करते थे, है ना, जिसके प्रतिपादक स्थूलभद्र थे। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। यहाँ पर 4 का ऑप्शन देना है और आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। दिया गया है कि हर्ष के दरबार में हुएनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि हर्ष के दरबार में हुएनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 5 का ऑप्शन आने शुरू हो गए और आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर देखिए, हर्ष के दरबार में हुएनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था। दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर, ताई सुंग ने भेजा था। किसने भेजा था, तो आपके ताई सुंग ने भेजा था। 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखो दिया भेजा था, इसका मतलब किसी दूसरे ने भेजा होगा ना, हर्षवर्धन, मतलब हर्षवर्धन दरबार में हुएनसांग को। तो ऑप्शन मुझे आपका ए नंबर है, ताई सुंग ने भेजा था, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था। यहाँ पर जवाब देना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 6 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर लगभग सभी का सही जवाब आ गया है। यहाँ पर सी हो जाए आपका 72, कितने 72 लोगों ने भाग लिया था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, याद रखिएगा अरविंद घोष। किसने, अरविंद घोष ने कहा था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया था। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है कि जो काकोरी षड्यंत्र था उसके मामले में फांसी पर चढ़ाया था किसको। यहाँ पर 8 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 8 के भी ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए काकोरी के षड्यंत्र जो कि स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां और आपके रोशन सिंह को, है ना, ये आपके 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर लटका दिया था। और काकोरी षड्यंत्र जो कि आपकी कार्यवाही हुई थी वो आपके 9 अगस्त 1925 को लखनऊ में एक काकोरी गांव पड़ता है वहीं पर हुई थी। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए
होम रूल लीग को एक होम लीग में मिला लिया गया था। तो ये बताइएगा इनको जो मिलाया गया था ये कब मिला लिया गया था। तो 9 का ऑप्शन आपका बी नंबर याद रखिएगा, आपके 1918 में मिलाया गया था, क्योंकि दोनों ही आपके बनाए गए थे कब, तो आपके 16 में यहाँ पर बनाया गया था, अर्थात होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी और इनको दोनों को मिला लिया गया था 1918 में, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट और होता है कि 1920 में क्या हुआ, 1920 में एक काम और हुआ था इसी समय। 1920 में क्या हुआ कि अखिल भारतीय होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया था। क्या, जो आपका अखिल भारतीय होम रूल लीग है इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया था। 1920 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन, आप जवाब दीजिएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु इनमें से कौन थे। यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा। चलिए 10 नंबर का जवाब दीजिएगा, बहुत अच्छे बढ़िया प्रयास है। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले, जिसका ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर जो आंसर देना है आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए 11 का ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर जो आपका लंदन बसा है वो आपके टेम्स नदी किनारे, क्या टेम्स या थियम्स लिखा है लेकिन होता है टेम्स, क्या होता है भाई, टेम्स नदी किनारे है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, टेम्स नदी किनारे है। ठीक है ना, वहीं पर देखो जो आपका टाइवर है, टाइवर, ठीक है, तो टाइवर आपके है कह सकते हैं जो आपका है ये टाइवर नदी है, और ये रोम अर्थात जो रोम है, रोम शहर है वो टाइवर नदी के किनारे है। ठीक है, बगदाद शहर आपके टिग्रिस नदी के किनारे है, पेरिस जो आपका शहर है सीन नदी किनारे है, काहिरा आपके नील नदी किनारे है, न्यूयॉर्क आपके हडसन नदी किनारे है। ठीक है, ये सभी आपसे पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। हमने ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व भी कराया है। नियाग्रा जलप्रपात इसलिए कहते हैं क्योंकि विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है और इसकी तुलना आपकी अमेरिका के नियाग्रा जलप्रपात से की जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो 12 का ऑप्शन है यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, याद रखिए, जो आपका चित्रकूट प्रपात है इसकी तुलना किससे होती है, नियाग्रा जलप्रपात जो कि आपके अमेरिका में है वहां से तुलना की जाती है, क्योंकि ये का बहुत ही चौड़ा जलप्रपात है इस कारण से। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि भारत की मानसून की जो अवधि है औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है। यहाँ पर आंसर इनमें से क्या बनेगा। 12 नंबर की अगर बात किया जाए दोस्तों तो आपका आंसर है यहाँ पर 13 नंबर का ऑप्शन हो जाए आपका, यहाँ पर बी नंबर है 100 से 120 दिन। मतलब जो ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर आपका बी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा, कि मतलब भारत में मानसून की अवधि लगभग देखा जाए तो 100 से 120 दिनों तक होती है। मतलब ये कह सकते हैं लगभग 4 महीने तक होती है, 4 महीने, क्योंकि मौसम को हिसाब से तोड़ा जाए तो 4 3 12 लगभग मुख्य रूप से 3 आपके हो जाएंगे, है ना, बसंत महीने को हटाया जाए तो, है ना, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपका हो गया तो जैसे मतलब गर्मी आती है, बरसात आता है ना, तो इस हिसाब से 4 के हिसाब से लगभग इतना ही समय आपका आएगा, इसलिए यहाँ पर 100 से 120 कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की समानता जाति कौन सी पाई जाती है। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए दोस्तों, अपने इतने लोग आपसे यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की समानता जाति इनमें से कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर सागौन, जो आपके सागौन के पेड़ हैं ये आपके काफी ज्यादा मात्रा मिलते हैं, इसका जो आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य अर्थात टाइगर रिजर्व में से कौन सा है। यहाँ पर बताइएगा भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य अर्थात जो टाइगर रिजर्व है वो आपका कौन सा है 15 नंबर में। तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, जो आपका नागार्जुन है। कौन है, नागार्जुन, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, नागार्जुन हो जाएगा। इसे आपके 1978 में, कब 1978 में सूचित किया गया था और इसके बाद 1983 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के संरक्षण के तहत शामिल कर लिया गया था। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन, अच्छा ये जो आपका है आंध्र प्रदेश तेलंगाना के 5 जिलों में इसका विस्तार भी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। चलिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था किस वर्ष हुआ था। 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 16 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 1949। क्या हो जाएगा 1949, इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। अगर बात करें कि इसका जो स्थापना हुई थी वो आपके 1 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को इसकी
स्थापना हुई थी, लेकिन राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये आपके 1949 में हुआ था। दोनों डेट आपको याद रख लेना है, क्योंकि हो सकता है जल्दीबाजी में एग्जाम में गलती हो जाए, तो इसलिए हम आपको पहले से ही फोकस करा देते हैं। कह रहा आपसे विनिवेश आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइएगा विनिवेश आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 17 नंबर में। और 17 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन है आपका सी नंबर 1996 में। कब हुई थी? 1996, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 1996 हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी है? चलिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता पूछा गया है, और यहाँ पर जो आंसर बनेगा 18 नंबर में वो आपका राइट क्या हो जाएगा? 18 नंबर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। याद रखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता होता है निजी स्वामित्व। क्या होता है? निजी स्वामित्व, अर्थात जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। मतलब इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है ना, बहुत ही कम भूमिका होती है, तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कृषि जोतों का उप विभाजन एवं उपखंडन निम्नलिखित में से किसके कारण है? बताइएगा कि भारत में कृषि जोतों का उप विभाजन एवं उपखंडन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर, उपयुक्त सभी। अर्थात संयुक्त परिवार प्रथा का ह्रास हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उत्तराधिकार का कानून है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20 दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 सही है, दूसरी आपकी 56 से 61 ये भी सही है, तीसरी आपकी 61 से 66 ये भी सही है, लेकिन चौथी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद 66 के बाद 3 साल का गैप हुआ था। इसका मतलब जो चौथा आपका दिया गया है 66 से 71 वो आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, है ना, ये गलत हो जाएगा। ये आपकी 69 से 74 तक चली थी, ठीक है, 69 से 74 तक चली थी, इस कारण डी आपका गलत है। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य। बताइएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं कितने? तो आप कहेंगे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, पहले 10 थे लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं? तो आपके कितने हैं? आपके 11 हो गए हैं। मौलिक कर्तव्य को जो शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आपकी कैसी प्रक्रिया है? यहाँ पर जवाब देना है, इसका राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 नंबर में। तो हमने बताया था ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। याद रखिए, भारत के जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगती है ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है, अर्ध न्यायिक होती है। याद रखिए, इसको ऑप्शन देना है, ए नंबर देना है, ए नंबर देना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वे विषय जिस पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उसे क्या कहा जाएगा? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है 23 नंबर की, और 23 की अगर बात किया जाए तो क्या बनेगा? चलिए, 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका समवर्ती सूची में। क्या? समवर्ती सूची, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 का ऑप्शन देना है, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो आपकी 24 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल, इसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत क्या होता है? पंचायती राज संस्था की अधिकतम आय का जो स्रोत होता है इनमें से कौन होता है? तो 25 ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सरकारी अनुदान। क्या होता है? सरकारी अनुदान, जिसका ऑप्शन है सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किसी लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होता है। क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं एक लिफ्ट है ना, इसमें कह रहा है किसी लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार, है ना, जो आपका भार था वो क्या हो रहा है? कम महसूस हो रहा है, कह सकते हैं मतलब प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम हो रहा है जब लिफ्ट कब जाती है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जब लिफ्ट क्या होती है? त्वरण के साथ नीचे आती है। आप देखते हैं जब लिफ्ट में बैठे होंगे, जब नीचे को आते हैं तो आपका बिल्कुल हल्का सा भार महसूस होता है ना, तो यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। लेकिन अगर बात किया जाए कि आपका भार महसूस ना हो, आपकी बॉडी में लगे ही नहीं कि ना हमारे भार बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो वो तो भी क्या होता है? एक समान जब लिफ्ट यहाँ पर जा रही होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। प्रेशर कुकर में जो खाना है वो आपके कम समय में पक जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है दोस्तों क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का जो ताप होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अधिक दाब के कारण जो पानी होता है उसका क्या होता है? ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जंग लगने के लिए, है ना, 3 घटक होने आवश्यक है। तो बताइए क्या क्या होना आवश्यक है? देखिए यहाँ पर जंग के लिए सबसे पहले लोहा होना चाहिए,
है ना। और लोहे में क्या होना चाहिए, नमी होना चाहिए, और नमी होगी तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन तो होगा ही होगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा, लोहा फिर ऑक्सीजन फिर आपकी आर्द्रता, है ना, ये चीज होना आवश्यक है। ऑप्शन 1 आपका डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। अर्थात जो आपका कोबाल्ट होता है एक ऐसी किरणें उत्सर्जित करता है, तो 29 को ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। आपका जवाब इनमें से बनेगा 29 नंबर में, वो आपका जवाब सी नंबर इसमें राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर के लिए अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है, बताइएगा मानव शरीर के लिए अनिवार्य एमिनो अम्लों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। 30 का जो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखिए 20 अम्लों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है सही विपरीत शब्द आपको बताना है। चलिए उद्धत का सही विलोम क्या हो जाएगा, उद्धत का सही विपरीत शब्द क्या होता है 36 नंबर में, तो 36 का ऑप्शन ये हो जाएगा आपका विनीत होता है। क्या होता है, विनीत, जिसका भी ऑप्शन है ए नंबर है बिल्कुल राइट हो जाएगा, विनीत हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वाणी धन औचित्य का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या है। वाणी धन औचित्य का सही संधि शब्द आपको बताना है, और यहाँ पर देखिए 37 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ हो जाएगा वाणिज्यित, मतलब जो ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है, यहाँ पर जवाब देना है 38 नंबर में। और 38 को ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए रत्नाकर, ठीक है, रत्नाकर ये समुद्र का पर्यायवाची है। आपका जो 38 को ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। देखो समुद्र के पर्यायवाची में जैसे एक होता है पारावार, ठीक है ना, आपका होता है रत्नाकर, सागर, जलधि, सिंधु, पयोधि, ये इन्हीं के होते हैं, ठीक है ना। मधुकर के होते हैं भ्रमर, मौरा, मधुप, ये होते हैं। अगला बताइएगा, कह रहा है थोड़ा सा जो थोड़ा जानता है, जो थोड़ा जानता है उसके लिए क्या होता है। 39 नंबर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी आपका अल्पज्ञ, क्या हो जाएगा अल्पज्ञ, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, कव्वाली कैसी है, कव्वाली कैसा है। चलिए आप क्या कहेंगे, कव्वाली कैसी है, और कैसी इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो आप कहेंगे स्त्रीलिंग है। क्या बोलेंगे, ये जो बोलेंगे ना स्त्रीलिंग है, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। बड़े क्वेश्चन दिया गया है कि पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। तो चलिए बताइएगा 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 59 का ऑप्शन देना है, कह रहा है पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। यहाँ पर 59 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है बलवीर सिंह सीनियर। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है आपका सी नंबर हो जाएगा बलवीर सिंह सीनियर, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था, इनके नाम पर क्यों रखा गया है, क्योंकि 1952 में क्या हुआ था, 1952 में ओलंपिक खेलों के फाइनल में नीदरलैंड के खिलाफ 5 गोल करते हुए भारत की ओर से इन्होंने जीत दर्ज किया था, है ना, इसलिए इनके नाम पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है 60 नंबर में। दोस्तों ऑप्शन हो जाए आपका यहाँ पर याद रखिएगा 2 बार हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर 60 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर है जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी, इन्होंने 2 बार बजट प्रस्तुत किया है, 2021-22 और 2022-23 का जो बजट यहाँ पर है डिजिटल रूप में पेश किया है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। चलिए बताना है कि यहाँ पर पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर 61 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा भगवान जगन्नाथ, ऑप्शन सी हो जाएगा भगवान जगन्नाथ, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सान जोन किस देश की राजधानी है। सान जोन किस देश की राजधानी है, 62 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 62 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर क्या बन सकता है, ऑप्शन सी हो जाए आपके कोस्टारिका, क्या हो जाएगा यहाँ पर जो आंसर है कोस्टारिका, ये आपके सान जोन की राजधानी है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। अगर पूछ ली जाए फिजी, है ना, क्या फिजी देश की राजधानी क्या है, सुआ है, क्या है सुआ। फिजी की राजधानी क्या है, सुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। और चिली की राजधानी क्या है, चिली की राजधानी क्या है, तो आपकी सेंटियागो। उरुग्वे की राजधानी क्या है, तो मोंटेविडियो, क्या है मोंटेविडियो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर देखिए 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा,
63 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा आपका बी नंबर, 6वें नंबर के थे, ठीक है, 6वें नंबर आपके थे। और यहाँ पर जो 5वें नंबर में थे वो आपके फखरुद्दीन अली अहमद थे, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है। यहाँ पर 64 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 64 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, न्यूयॉर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और 11 दिसंबर 1946 को ये आपके कह सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि टावर ऑफ विक्ट्री कहाँ पर स्थित है। टावर ऑफ विक्ट्री आपके कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर 65 का ऑप्शन बनेगा क्या, डी नंबर, आपकी चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है, तो आपकी चित्तौड़गढ़ इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है। मतलब जिसे बोलते हैं विजय स्तंभ, ठीक है। टावर ऑफ विक्ट्री मतलब जिसे बोलते हैं क्या, विजय स्तंभ बोलते हैं। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में दोस्तों है, इसका नोट करिएगा। इसका जो ये नाम है ना, ये इंग्लिश में नाम है, इसका हिंदी में होता है विजय स्तंभ होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और इस विजय का जो निर्माण करवाया था, अर्थात ये विजय स्मारक का निर्माण करवाया था मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने करवाया था, 1448 ईस्वी में करवाया था, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते, अच्छा एक पॉइंट, इसका नाम एक और होता है, एक कहा जाता है कि इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश और हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहते हैं, ठीक है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर जो कहते हैं वो आपके इसी को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, विजय स्तंभ को ही कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर सम्मिलित करना है। हमने आपको ये पढ़ा दिया है, आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा। ये सभी टॉपिक इस प्रकार का हमने आपको पढ़ा दिया है स्टैटिक जीके का, है ना, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। देखिए भारतनाट्यम ये आपके तमिलनाडु से है ना, भारतनाट्यम तमिलनाडु से, इसका मतलब आपका F4 हो जाएगा। कुचिपुड़ी की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा। कथकली की अगर बात किया जाए तो कथकली आपके कहाँ से है, तो आपके केरल से है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ओडिसी की अगर बात किया जाए तो ओडिशा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ओडिशा से हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसा ही हमने आपको पढ़ाया भी था। यहाँ पर देख सकते हैं जो 66 का ऑप्शन है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 4 3 2 1 हो जाएगा। और 4 3 2 1 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था। यहाँ पर 67 का ऑप्शन आपका ए नंबर है, आपके सेंट थॉमस ने किया था। किसने, तो आपके सेंट थॉमस जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सेंट थॉमस उसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कैराब से उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। 68 का ऑप्शन देना है। और 68 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, आपके वाराणसी में। कहाँ पर है, वाराणसी इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। क्या, भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कबड्डी खेल की समय अवधि कितनी होती है। चलिए कबड्डी खेल की समय अवधि कितनी होती है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो आपका 40 मिनट होती है। कितनी होती है, 40 मिनट होती है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका 20-20 मिनट का क्या होता है, विश्राम भी होता है, ठीक है, 2 भागों में बांटा जाता है। और यहाँ पर देखा जाए कि कबड्डी में जो आपके खिलाड़ी होते हैं वो कितने होते हैं, कबड्डी में होते हैं 7 खिलाड़ी। कितने होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं एक तरफ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस। चलिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस इनमें से कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर 70 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यात्री को उपरोक्त सभी, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, अर्थात ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर होगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, इसके बारे में क्या क्या सही दिया गया है। तो पहला आपसे दिया गया है, कह रहा है MV इम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये आपका पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। दूसरा है, इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो पॉइंट है तीनों बिल्कुल आपके राइट है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 1 2 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउट स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। देखिए 2 को अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने ही फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस यहाँ पर नीति जारी की है। ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। एक क्वेश्चन आपका देखो पिछली बार भी पूछा गया था,
अभी वीडियो एग्जाम हुआ था तब भी आपका पूछा गया था, है ना। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर में, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा अहिल्या देवी नगर, क्या हो जाएगा, याद रखिए अहिल्या देवी नगर, इसका जो ऑप्शन है 3 नंबर में वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव हैं दोस्तों, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका है। और यहाँ पर जो आपका आंसर है 4 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए इनका नाम है सेलेस्टे सोलो, ठीक है। ये अर्जेंटीना के हैं, कहाँ की हैं, अर्जेंटीना की हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। यहाँ पर आपका जो आंसर है दोस्तों राइट हो जाएगा, डी नंबर है। याद रखिएगा डी नंबर, अमित शाह इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। कि यहाँ पर सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना है ना, इसकी सुविधा के लिए याद रखिए अमित शाह की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, पाकिस्तान, ठीक है। याद रखिएगा कि भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने याद रखिए पाकिस्तान को हरा कर ये आपकी सीरीज अपने नाम किया है। यहाँ पर आंसर जो आपका है सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का जो थीम है उसका क्या है 7 नंबर में। तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, क्या हो जाएगा, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। मतलब सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए कौन सा कथन सत्य दिया गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है जून 2023 में द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना, है ना, द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। पहला पॉइंट तो सही है। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। मतलब दोनों ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो दोस्तों ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क निकाली जाती है, हर साल होती है। तो इसमें दोस्तों दिया गया है 9 नंबर में पहला पॉइंट कह रहा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक संस्थान घोषित किया गया है। मतलब ये भी पॉइंट आपका सही है। अगला है IISc जो बेंगलोर है, ये देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। मतलब ये भी पॉइंट सही है। तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है। चलिए जवाब देना है, हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है। 10 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों। याद रखिए ईरान ने किया है, ठीक है। ये दोस्तों याद रखिएगा उसने ध्वनि की गति से 15 गुना तेज गति से जाने में सक्षम आपकी मिसाइल का निर्माण किया है। मतलब देखा जाए कि ध्वनि की गति से 15 गुना तेज आपकी दोस्तों होगी, ये ईरान ने दावा किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है। दोस्तों ये जो मिसाइल है दोस्तों याद रखिएगा सतह से सतह में मार करने वाली ये मिसाइल है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, सतह से सतह पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोहतरी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन फेज 2 का शिलान्यास किया है। दोस्तों यहाँ पर 12 का ऑप्शन ये हो जाएगा आपका नेपाल हो जाएगा। नेपाल ने दोस्तों याद रखिए संयुक्त रूप से, मतलब भारत और यहाँ पर देखा जाए नेपाल के रूप में संयुक्त रूप में है मोतिहारी, माफ करिए क्या दिया है, मोतिहारी है, मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन फेज 2 का शिलान्यास। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर नेपाल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर सांची को, ठीक है। सांची कस्बा जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने वाला सोनमिल अपने बौद्ध स्तूपों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है ना। तो दोस्तों याद रखिए इसे जल्द ही मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी घोषित किया जा सकता है।
यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा जयतिया गुप्ता। क्या हो जाएगा? जयतिया गुप्ता। ये भारतीय मूल की वैज्ञानिक है और इन्हें डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान जिसे बोला जाता है स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा इस पुरस्कार को डच नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। याद रखिएगा इस पुरस्कार को डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। स्पिनोजा पुरस्कार को डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है एक्सपोसाल्ट एक्सरे, है ना, ये भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है। इसे किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है और इसे बनाया जा रहा है किस संस्था के द्वारा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा आपका ए और बी, अर्थात इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया जा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया है और गद्यांश में देखा जाए तो कुछ ना कुछ आपको पौराणिक चीजों का ज्ञान होगा। यहाँ पर दिया गया है पुराणों अनुसार श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डसा था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उससे क्रुद्ध होकर प्रतिशोध की भावना से उसके पुत्र जन्मेजय ने सर्पयज्ञ किया। मंत्राहूत होकर सर्प यज्ञ कुंड में आकर गिरने लगे। इसी बीच वासुक की बहन नागकन्या जरत्करु का पुत्र अस्तिक आकर जन्मेजय और उसके यज्ञ अनुष्ठान की पूर्व कह सकते हैं छल पूर्वक प्रशंसा करने लगा। उससे प्रसन्न होकर जन्मेजय ने उससे वर मांगने को कहा। ऋतिजनों ने राजा को वर देने से मना किया। तक्षक मंत्राहूत होकर मंडल के पास आ ही गया था कि तभी आस्तीन ने वर मांगा कि यज्ञ बंद कर दिया जाए। वचनबद्ध होकर जन्मेजय को यज्ञ बंद कर देना पड़ा और जन्मेजय को इसका पश्चाताप बना रहा कि वो अपने पिता की मृत्यु का बदला न ले सका। वास्तविक शत्रु तक्षक बच ही गया, मतलब जो तक्षक था वो बच ही गया। आइए यहाँ पर देखो दिया गया है कि परीक्षित को किस ऋषि ने श्राप दिया था? चलिए बताइएगा। यहाँ पर जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा? तो परीक्षित को जो दिया था आपकी श्रृंगी ऋषि ने दिया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जन्मेजय ने कौन सा यज्ञ किया था? तो यहाँ पर 72 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कहेंगे आपका सर्पयज्ञ किया था। ठीक है। अगला दिया गया है जन्मेजय के यज्ञ की प्रशंसा किसने किया था? 73 नंबर में। तो यहाँ पर आपका जो है आस्तिक ने किया था। किसने? आस्तिक ने किया था। जन्मेजय को वर देने से किसने मना कर दिया था? यहाँ पर बताइए 74 में। तो जवाब हो जाएगा आपका ऋषित्वजो, है ना, ऋषित्वजो ने। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है। अगला है जन्मेजय के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर परीक्षित हो जाएगा, है ना। आगे बढ़िए। अगला गद्यांश दिया गया है, ये भी छोटा सा गद्यांश है, बहुत बड़ा नहीं है। कह रहा है हमारा जीवमंडल पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना रह नहीं सकते हैं। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उसका उपयोग करते हैं। उसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम किसी भी बात को या जानते हुए कि वह सही है या सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास पर इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है और आज हम में से अधिकांश लोगों की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और, अर्थात मन में राम बगल में छुरी वाली कहावत आपकी बन गई है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपका आ गया है कि छलने की कला का हम किस प्रकार का उपयोग करते हैं। चलिए बताइएगा कि छलने की कला का हम किस प्रकार का उपयोग करते हैं। 76 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 76 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। दोस्तों याद रखिएगा खुलकर, ठीक है ना, खुलकर यहाँ पर करते हैं। अगला दिया गया है मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ क्या होता है? देखो हमने कहावत बोला था और वही चीज आपके सामने दी भी गई है। तो देखिए मुंह में राम बगल में छुरी का मतलब होता है यहाँ पर देखिए बी नंबर, यहाँ पर मुंह में कुछ और मन में कुछ और, बी नंबर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है हमारे जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? हमारे जीवन का अंग अभिन्न अंग किसे बना लिया है? यहाँ पर 78 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर है, पाखंड और दिखावे को। अगला है यह जानते हुए कि बात गलत है हम उसके प्रति निष्ठा प्रकट करते हैं क्योंकि 79 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा आपका कि पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है इसलिए। अगला है कि गद्यांश का उपयोग शीर्षक इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए पाखंड आधुनिक जीवन का क्या हो गया है? सत्य हो गया है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखो पाई चार्ट दिया गया है ना, तो ये तो मैथ की क्लास आपकी इसमें नहीं होती है। तो चलिए फिर आज की क्लास नहीं रखते हैं।
वीडियो को तो लाइक कर दीजिए सब लोग दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर जुड़े रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगली क्लास में जल्दी से आइए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।